हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकिस्तान। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका कंट्रीब्यूशन, अगर मैं बात करूँ इंडियन ताइक्वांडो में, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको, अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र का जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, शिव छत्रपति अवार्ड, उसके साथ साथ काफ़ी अवार्ड उन्होंने और जीते हैं। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल अगर मैं कोरिया की बात करूँ तो कोरिया ने भी उनको बहुत प्यार और सम्मान दिया है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो प्यार है ताइक्वांडो के लिए, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बालकृष्ण भंडारी सर की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सर की यहाँ पे फ़ोटो है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज हम उनके जो एथलीट्स हैं, उनके जो भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया, किस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया, अगर मैं बात करूं तो काफ़ी उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट्स इंडिया को दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालकृष्ण भंडारी सर के जो छोटे भाई हैं, प्रशांत भंडारी सर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर के जो आखिरी के दिन थे, वो आखिरी के दिन कैसे थे, क्या रीज़न था जिसकी वजह से सर आज हमारे बीच में नहीं है। तो हम स्वागत करते हैं यहाँ पे प्रशांत भंडारी सर का। अभी हमारे साथ हैं प्रशांत भंडारी सर। प्रशांत सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें हैं जो बालकृष्ण भंडारी सर से जो लोग प्यार करते हैं, वो लोग जानना चाहेंगे कि उनके जो आखिरी के दिन थे वो कैसे थे, क्या दिक्कत थी, किस तरीके का उनका बिहेवियर था आखिरी के कुछ दिन का, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए आप। एक्चुअली सर का बिहेवियर पहले से ही नॉर्मल था, बट जब उनको कोविड पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा सर को टेंशन हो गया था। सर को क्वारंटाइन घर पे ही किया था हमने पहले, बट बाद में सर का शुगर होने की वजह से थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, तो हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एडमिट किया, आईसीयू लेके गए थे हम लोग उनको। आईसीयू में जाने के बाद फिर वहाँ से उनका क्रिटिकल कंडीशन और बढ़ गया। लास्ट में उनको, जब लास्ट के 13 डेज हो गए थे उनको एडमिट करने के बाद, बट उनको मतलब 13 दिन तक वो आईसीयू में थे? आईसीयू में ही थे। 13 दिन नहीं, पूरे 8 दिन आईसीयू में थे। और बाकी के दिन वो नॉर्मल सिंपल ऑक्सीजन पे थे। बट आफ्टर 8 डेज ऑक्सीजन लेवल उनको कम ही पड़ने लगा। शुगर की वजह से बहुत सारे रेमडेसिविर वगैरह दिया था, और बाद में उनको हमने आईसीयू में शिफ्ट किया। वहाँ पे वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत लगने लगी। फिर उनको आगे वेंटिलेटर से बड़ा वाला वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। फिर वो उनकी इम्यूनिटी पावर थी, बट मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि कभी उन्होंने हॉस्पिटल देखा नहीं था, और एक कोविड की वजह से उनको हॉस्पिटल देखना पड़ा। और उसमें उनका हार्ट पे प्रेशर आने के, हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। एक्चुअली मतलब कोविड की वजह से नहीं हुआ? कोविड पॉजिटिव थे, इसलिए हार्ट अटैक को ये नहीं मायने नहीं रखा गया। वो गए हार्ट अटैक की वजह से। कोविड तो सिर्फ पॉजिटिव थे, वो कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन रीज़न था हार्ट अटैक का। आखिरी के दिन की बात करें, आखिरी का दिन कैसा था? आखिरी का दिन मतलब एक्चुअली वो तो हॉस्पिटल में ही थे, हम लोग घर में सब टेंशन में थे। जब पापा, मतलब मेरे पापा उनके चाचा लगते हैं, तो वो जब उन्होंने फ़ोन किया तो मोस्टली वो बात करते थे, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वैसे। वो पूरा फैमिली को पॉजिटिवली उन्होंने लास्ट तक पॉजिटिव ही बताया कि मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पे मुझे खाना वाना अच्छा मिलता है। ये सब चीज़ें उन्होंने घर पे सबको फ़ोन करके वो बोलते थे। बट लास्ट में उनको जो अटैक, लास्ट में शुगर की वजह से हार्ट पे उनका सीआरपी लेवल, जो भी कंटेंट था ब्लड का, वो ज़्यादा होने की वजह से उनका हार्ट अटैक का ये हो गया और देहांत हो गया उनका। वो बहुत मतलब ये हो गए थे, थोड़ा प्रेशराइज हो गए थे लास्ट के डेज़ में, लास्ट 2 डेज़ में प्रेशराइज होने की वजह से वो थोड़ा ही। वैसे लास्ट तक उन्होंने घर में कभी किसी को ये नहीं बोला कि मैं तकलीफ़ में हूँ, या ये कभी उन्होंने बताया नहीं। खुद को प्रेजेंट करते रहे कि आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आपको लेके चलते हैं आपके बचपन की तरफ। तो सर कब पैदा हुए थे, ताइक्वांडो में कब आए? ऐसा जो उनके स्टार्टिंग के डेज थे। सर का बर्थ ईयर 1974 है। सर पूना, मतलब सर का एक्चुअली मम्मी का गांव है यहाँ पे महाराष्ट्र में, ये बीड डिस्ट्रिक्ट में आता है। उमापुर बोल के एक छोटा सा एक विलेज है।
वहाँ पे सर की पैदाइश है। सर बचपन से ही नटखट थे। उनको पहले मतलब स्कूल टाइम से ही मार्शल आर्ट का बहुत शौक़ था। सर ने पहले कुंफू ज्वाइन किया था। कौन सी ईयर की बात है, कब सर ने ज्वाइन किया? सर ने आई थिंक सो 1980 में ज्वाइन किया था। सर 6 ईयर्स से थे। मुंडवा में 2-3 लोग थे, तो यहाँ पे बहुत छोटा गांव था हमारा, तभी सर उनके साथ प्रैक्टिस करते थे। बाद में सर ने धीरे धीरे जब 8th स्टैंडर्ड में सर चले गए, 8th स्टैंडर्ड में, तो उन्होंने ज्वाइन किया कुंफू क्लास पूना में, जो कि ये क्वार्टर गेट वहाँ पे टोनी मेटे सर बोल के थे, उनके साथ उन्होंने बहुत साल प्रैक्टिस किया। सर ने येरोडा में डॉन बॉस्को स्कूल की तरफ एक हनूल टाइकोंडो एकेडमी बोल के था, जहाँ पे रवि श्रोत्रिया सर थे। उनकी क्लास ज्वाइन करने के बाद सर ने टाइकोंडो कंटिन्यू किया। और उससे पहले सर ने जब ही सर टाइकोंडो ज्वाइन करने से पहले जैसे ही वहाँ पे गए, यहाँ पे उन्होंने कुंफू की क्लासेस स्टार्ट किए थे। बट जब सर का ट्रेनिंग पूरा हो गया, वहाँ पे लगा उनको कि अभी मैं रेड बेल्ट हो गया, और रेड बेल्ट का एग्ज़ाम देने के बाद सर ने फिर केशव नगर में ये स्टार्ट किया था, टाइकोंडो स्टार्ट किया। टाइकोंडो स्टार्ट करते करते सर ने जब इस टाइकोंडो स्टार्ट किया, तब सर के पास 350 स्टूडेंट्स एट ए टाइम प्रैक्टिस करते थे, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच। कौन सी ईयर की बात है? 1986 के टाइम पे बात है। 1986, 1987, 1988 के टाइम के बात है। सर तभी न्यू कोचिंग में उतर गए थे, और सब उससे पहले सर ने सब जो भी खेला है लोकल टूर्नामेंट, सब कुंफू मतलब मिक्स मार्शल आर्ट खेलते थे। उन्होंने टाइकोंडो का ऐसा कोई कंपटीशन खेला नहीं था। बट जब वो टाइकोंडो में गए तो लोकल टूर्नामेंट्स खेलते थे। फेडरेशन के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं था क्योंकि जिनके पास वो कोचिंग लेते थे वो फेडरेशन के बाहर थे। तो सर को खेलना है टाइकोंडो तो फेडरेशन के बाहर के जो भी लोकल टूर्नामेंट्स थे वो खेलना पड़ता था। हमें भी बहुत सारे ये चांस थे सर को, बट एकेडमी रजिस्टर ना होने की वजह से सर को खेलने नहीं मिला वहाँ पे। सर पहली बार कोरिया कब गए थे? 1994-95 में सर कोरिया गए थे फर्स्ट टाइम, और उनके साथ हमारे क्लास के और एक सर थे जो हमारे सीनियर्स थे, अमोल कोदरे सर। ऐसे 2 बंदे पूना से मतलब हुंडवा से पहली बार कोरिया गए थे एज ए स्पोर्ट्स के लिए। ऐसे एजुकेशंस के लिए बहुत सारे लोग गए थे, बट स्पोर्ट्स के रिलेटेड जाने वाले यहाँ के मतलब मुंडवा केशव नगर में से पहले 2 लोग जो थे वो सर, और सर के साथ हमारे एक सीनियर्स थे अमोल कोदरे सर, वो गए थे सर की। सर के बारे में एक बात है कि आई डोंट नो कौन सी ईयर की बात है, लेकिन जब उनका फर्स्ट बेबी होने वाला था तो वो मुंबई में कोचिंग करा रहे थे। हाँ, क्या सच है ये? हाँ, ये सच है। जब एक्चुअली सर हम फेडरेशन ज्वाइन करने के बाद सर का एक स्टेटस बन गया था फेडरेशन में, और सर महाराष्ट्र टीम कोचिंग कर रहे थे। इस बेबी के टाइम पे सर मुंबई में कैंप चल रहा था, महाराष्ट्र कैंप। आप लोगों को बुरा नहीं लगा? बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बट हाँ, फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट चाइल्ड है सर, यहाँ पे होने चाहिए थे भाभी के साथ, बट नहीं थे। बट हमने उसको पॉजिटिवली ले लिया, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने टाइकोंडो के लिए डेडिकेशन था उनका, वो उसमें दिख रहा था कि फर्स्ट बेबी है, फिर भी मैं महाराष्ट्र को कोचिंग करके कुछ अलग करना चाहता। ये जो डेडिकेशन था वही सबसे मेन चीज़ थी उनकी। आप डेडिकेशन की बात कर रहे हो, अगर मैं सर की बात करूँ तो सर को काफ़ी ज़्यादा, कोरिया की बात करूँ तो कोरिया में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है सर को। कुकी वॉन ने काफ़ी ज़्यादा उनको अवार्ड दिया, उनको काफ़ी सम्मानित किया है। कभी आपको एज अ ब्रदर ऐसा नहीं लगा कि आपके जो भाई हैं बालकृष्ण भंडारी सर जो हैं, जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे इंडिया में, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, चाहे मैं एथलीट्स की बात करूँ, बिकॉज मैं काफ़ी एथलीट से पर्सनली भी मिला हूँ, और जब मैंने उनसे भंडारी सर के बारे में पूछा तो हमेशा ना सब लोग जितने भी एथलीट हैं बोला हमारे सर ने हमेशा हेल्प किया। तो एज ए ब्रदर आपको कभी बुरा नहीं लगता कि आपके भाई ने इतना कुछ किया लेकिन इंडिया ने कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर दिया, कहीं ना कहीं उनको भुला दिया? ये चीज़ को बुरा हमें लगता है, क्योंकि सर ने जो फेडरेशन में करने के लिए सोचा था वो चीज़ें हुई नहीं, और उसकी जो उन्होंने मतलब फेडरेशन चलाने वाले थे
उनको वो निगलेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें फेडरेशन में लाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी तरह से बनाए, और फिर भी फेडरेशन ने उनको बाहर निकाला। ये चीज़ हमें बुरी लगती है, बट अभी ये चीज़ें हमें बुरी लग के कोई फ़ायदा नहीं ना। ये फेडरेशन को वो टाइम पे समझ में आना चाहिए था कि हमने एक अच्छा आदमी गंवा दिया। ये हमें पर्सनली मेरी एक रिक्वेस्ट थी फेडरेशन से वो टाइम पे कि आप जो अच्छा बंदा है उसको आगे लेके जाओ, तो वो टाइम पे उन्होंने नहीं किया। वो बुरा लगता है, बट कुछ कर नहीं सकते। इंडिया में पॉलिटिक्स इतना गंदा है कि हम लोग उसके बारे में ना बोले उतना अच्छा। अब मैं बात करता हूँ सर के जो एथलीट हैं, कितने आपके पास नेशनल इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, कितने बच्चों ने देखिए सर, अभी ये एथलीट का आपने पूछा, एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकता, बट अगर फेडरेशन के हम लोग टैली करें तो हमारे नेशनल स्टूडेंट जो भी है 70 अबोव ही रहेंगे। अगर हम लोग लोकल टूर्नामेंट्स में अगर हम लोग ये करेंगे, अगर सर ने जैसे कोचिंग स्टार्ट किया था 1988 से, अगर हम लोग वहाँ से देखेंगे तो हम लोग गिन भी नहीं पाएंगे इतने नेशनल प्लेयर्स हमारे पास है। बट वो अभी अलग अलग फील्ड में है बहुत सारे। अभी सर का एक स्टूडेंट है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। सर ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारे स्टूडेंट्स का नाम है। जो हाई सेक्शंस किक है उसका रिकॉर्ड सर के अंडर ही बना हुआ है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। और एक स्टूडेंट मैंने जैसे बोला कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, सिद्धू क्षेत्री, वो आईटी फील्ड में है, फिर भी उन्होंने सर के अंडर कोचिंग किया था और अभी उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी है उनका। 2 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उनके नाम पे है। तो ये सब सर के स्टूडेंट्स है जो एक टाइम पे सर के साथ प्रैक्टिस करते थे। अभी सब प्रोफेशन चेंज हो गया तो सब अलग अलग हो। सर ने कभी आपसे ये शेयर किया है कि उनका सपना क्या था, क्या वो अचीव करना चाहते थे इस गेम के थ्रू? सर का सपना ये था कि जो भी आज कोरिया का स्टेटस है, आज जो ईरान का स्टेटस है जो ताइक्वांडो में, वो स्टेटस इंडिया का होना चाहिए। सर के हमेशा दिमाग में रहता था कि इंडिया का भी कुछ ऐसा प्लेयर जो आज हम लोग क्रिकेट को देखते, क्रिकेट देखने के बाद लगता है अरे यार गेम है, ये चीज़ ये होनी चाहिए टाइप। ये सर का सपना था कि ये जो क्रिकेट आज जो मुकाम पे है वो मुकाम ताइक्वांडो को मिलना चाहिए था। हर टाइम उनका बातों में लगता था कि वो करना है, बट सपोर्ट ना होने की वजह से थोड़ा पीछे रह गए वो। ओके, अब मैं बात करूँगा इस एकेडमी की जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं। ये एकेडमी कब बनी? बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करूँ तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैथ्स है यहाँ पे, आप डमी है यहाँ पे, मैंने देखा वहाँ पे जिम का भी आपके पास काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। सो ये कब स्टार्ट किया आपने? ये सब एक्चुअली 1988 में हमारे पास कुछ नहीं था। जब सर ने फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया 1986-88 में, हम लोग दूसरी की जगह पे जाके वहाँ पे क्लास लेते थे और जयेश मंगल कार्यालय बोल के एक प्लेस था, उस वहाँ से हमने स्टार्ट किया। बाद में वही शिफ्टिंग प्रतिमा पैलेस बोल के यहाँ पे ही केशव नगर में, वहाँ पे शिफ्टिंग हो गई। हमने धीरे धीरे वहाँ पे क्लासेस बढ़ते गए। फिर सर को वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा क्योंकि ये जो प्लेसेस थे वहाँ पे शादियाँ ज़्यादा होती थी, तो शादी होने की वजह से क्लासेस को छुट्टी देनी पड़ती थी। तो ये इसकी वजह से एथलीट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो सर ने ही खुद सोचा, मम्मी पापा से बात की, फिर यहाँ पे उन्होंने मम्मी पापा को बोला कि हम लोग यहाँ पे जिम करेंगे। तो तब से वो स्टार्ट हो गया। 2004 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होके 2002-2004 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होके हमारा एकेडमी यहाँ पे रेडी हो गया। और ये पूना का, आई थिंक सो, मेरे हिसाब से पूना का ये पहला ऐसा एकेडमी है कि जहाँ पे इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ें अवेलेबल है। पहले पूना में किसी के पास मैट नहीं थे, मिरर्स नहीं, ये डॉल नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पे, ये सब चीज़ें सबसे पहले पूना में अपने क्लास पे आई, सर ने लिखी। ये थे हमारे साथ बालकृष्ण भंडारी सर के भाई। ये खुद ताइक्वांडो कोच हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर का नंबर भी यहाँ पे पीछे है। सर खुद 4 डॉन ब्लैक बेल्ट हैं। यहाँ पे कोचिंग कराते हैं। सर की जो क्लास है वो मुंडवा चौक पे, अगर आप मुंडवा चौक से ऐसे कितना, आई थिंक 100-200 मीटर ही दूर है ना? 100 मीटर दूर है। यस, 100 मीटर दूर है। थैंक यू सर। तो अभी हम कुछ एथलीट से बात करते हैं। यस। एथलीट का क्या कहना है?
अभी हमारे साथ दत्ता सर हैं। दत्ता सर हमारे बालकृष्ण भंडारी सर के स्टूडेंट हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं। सो दत्ता सर, ऐसी कुछ बातें जो आप सर के बारे में हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। बेसिकली अभी मैं जब से स्टार्ट किया, अभी कब स्टार्ट किया बच्चे बाय द वे ताइक्वांडो? 2000 में 2000 में आपने स्टार्ट किया? 2000 में स्टार्ट और कौन सा वेट आप खेलते थे उस टाइम? नहीं, मैं उस टाइम पे मतलब मैं नया ही था ना, तो मतलब ज़्यादा उस टाइम पे खेलने को नहीं मिलता था, मतलब अच्छा। matches में यार डरता था बहुत सारा। ओके। सर से भी बहुत डरता था, तो मतलब उस टाइम पे मतलब आपने जो स्टार्ट किया ताइक्वांडो सर के अंडर ही स्टार्ट किया? सर के अंडर सर के ओके। सर के अंडर में स्टार्ट किया। तो फर्स्ट एक छोटी सी याद है एक मेरी स्टार्टिंग में। सो हमारा क्लास जहाँ पे चलता था ना, सर बाहर रुकते थे एक्चुअली, उनके पास एक स्टिक रहती थी। तो हम लोग, मेरा एक दोस्त था और हम लोग क्लास में ज्वाइन करने जा रहे थे, तो सर को देख के ना हम लोग 2 बार वापस निकल गए। हम लोग 2 दिन क्लास पे गए ही नहीं क्यों? ज्वाइन करने के। वो सर को देख के हम लोग डर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे। ओके। वो एक मतलब एक याद वैसी थी। तो उसके बाद हम लोग ने ज्वाइन किया। सो धीरे धीरे प्रैक्टिस, एक 3-4 साल उसमें प्रैक्टिस किए हम लोग ने। सो उसके बाद मतलब सर के अंडर में प्रैक्टिस, शिफ्टिंग वगैरह जो है, फिर उसके बाद जो शिफ्टिंग का जो भी क्रेडिट है हम मेरा, जो भी अभी बोलते हैं, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे भी कि हेवी वेट में इतना ज़्यादा स्पीड लिया, फिर स्मूथली खेलने में जो मुझे आसानी होती थी, सर की जो शिफ्टिंग है बेसिक, कोई भी बता देगा कि शिफ्टिंग जो है उनकी वजह से ही मेरे पास है। जो पूरा जो स्पीड या शिफ्टिंग की वजह से जो मेरा गेम निकला, सो वो बेसिक पूरा सर की वजह से ही मेरे इसमें। उसके बाद 2005 में खेला मैं फर्स्ट नेशनल। सो वहाँ पे भी हमारे लिए मतलब मेरा एक ये फ़ायदा था कि मुझे मेरे जो कोच है वही मुझे नेशनल में कोच थे। उसके बाद 2006-2007 में हम लोग विशाखापट्टनम नेशनल खेले। सो प्रैक्टिस हमारी हुई विशाखापट्टनम की, जो कैंप था कांदिवली में, वहाँ पे सर ने पूरा कैंप लिया। सो वहाँ पे पूरे बॉयज़ टीम में मुझे अकेले को मेडल था नेशनल में, सीनियर में क्या। सो वो सर के लिए एक प्राउड फील था कि बाबा मेरा स्टूडेंट है और वो भी वहाँ पे, वो एक चीज़ था कि वो एक मोमेंट था अलग, क्योंकि जब मैं मेरा मेडल मिला, एक्चुअली गोल्ड की उनको ये थी, लेकिन अब सिल्वर था आपको शायद? या सिल्वर था। सो जब मैंने गोल्ड मारा तो सबसे पहले सर ने मुझे गले लगाया था। उसके बाद भास्कर सर थे, उन्होंने गले लगाया था। सो ये एक था। उसके बाद मतलब सर से इतना ये था। फिर उसके बाद मैं 2008 में स्टेट में हार गया था। ओके। सो उसके बाद मेरा 3 साल का गैप किया, मतलब मेरा मैचेस नहीं हो पाया, खेला मैं लेकिन मैं हारता रहा, 2-3 साल कंटिन्यूसली हारता रहा। सो उसके बाद मुझे वापस कम बैक करना था। बेसिकली प्लेयर को बहुत मुश्किल रहता है कि वापस से कम बैक करना है। उसके बाद जॉब करते करते मेरे 6 महीने जो मैच से पहले थे, मेरी नेशनल डिस्ट्रिक्ट होने वाली थी, उससे 6 महीने पहले ना सर कभी यहाँ पे क्लास में ज़्यादा प्रैक्टिस उस टाइम पे नहीं ले रही, सर का बाकी का काम चलता था। लेकिन मेरे लिए सर रोज़ क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटा मेरा कंटिन्यूसली प्रैक्टिस लिया था। सो वो प्रैक्टिस में एक ही किक ली थी उन्होंने, एक ही किक मेरी, वो थी बैक किक। और जो अपने दोस्त थे हमारे महेंद्र गोखले, उनको मैंने स्टेट में मतलब रायगढ़ में उनको उसी बैक किक से हराया था। मैंने वो फाइट में कोई भी किक यूज़ नहीं की, ओनली बैक किक। मैंने 2 ही बैक किक मारे, उसी 2 बैक किक के ऊपर मैं वहाँ पे जीता था। सो वो था कि सर ने वो उतना मतलब कि बाबा मेरे को उस टाइम मतलब सर जो भी अगर कोई मुसीबत में दिखे ना, तो सर कभी ऐसे पीछे नहीं हटते थे। उसको कैसे उठाना है वो सर को आता था, कोई भी बता देगा सर, वही था। सो लास्ट 2012 में आपने नेशनल खेला था। अभी हमारे साथ बालकृष्ण भंडारी सर के एक और स्टूडेंट हैं। आप में से काफ़ी लोग दीपक सर को जानते होंगे। दीपक सर उन एथलीट में से हैं जिन्होंने, आपने एक डायलॉग बहुत काफ़ी फेमस सुना होगा कि मैं मौत को छू के क्या डायलॉग था सर वो? टच के वापस आता। हाँ, टच करके वापस आता। तो ये ऐसे एथलीट है जो कि जो महाराष्ट्र का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, शिव छत्रपति अवार्ड, उसको सब टच करके वापस आ जाते हैं 3 बार। 3 बार। सो दीपक सर, उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हमारा एक टॉक शो आएगा जो हमने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसको रिकॉर्ड करेंगे। आज सर हम बात करेंगे बालकृष्ण भंडारी सर के बारे में। सबसे पहला आपका जो इंटरेक्शन हुआ था भंडारी सर से, वो कब और कैसे हुआ था? मैं 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में था जब हमारे स्कूल में सर आए थे। सर ने एक डेमो दिया था वहाँ पे, और उसी वक्त सर ने उसी स्कूल में क्लासेस स्टार्ट किए थे। तब उसी दिन मैंने भी सर के साथ एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। तब से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और तब से आज तक वो साथी है हमारे, और हम लोग एक साथ ही हैं। बहुत मैं बचपन से काफ़ी कुछ
एक्सपीरियंस होगा आपका काफ़ी कुछ हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग जो भंडारी सर को प्यार करते हैं वो जानना चाहेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं भंडारी सर क्या थे, तो आप क्या मतलब कुछ शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपके घर में एक बड़ा भाई होगा ना तो वो हमारे लिए भंडारी सर है। यानी कि मैं तो मेरे घर में सबसे छोटा हूँ। जैसे मैं मेरे घर को देखता हूँ वैसे मैं मेरे घर भंडारी सर के घर को देखता हूँ। यानी कि मेरे लिए ये सेकंड होम है और ये सेकंड होम बनने का रीज़न ही भंडारी सर है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसके पहले हम लोग 2 अलग क्लासेस में ट्रेनिंग करते थे। वहाँ से जर्नी मैंने सर की देखी है, क्योंकि वो ओनर अलग थे, वहाँ पे उनको शोर पसंद नहीं था, तो बार बार सर को बुलाते थे कि यार बहुत आवाज़ हो रही है, आप बंद कर दो। तो वो जो फेस सर का है ना, मैं आज भी नहीं भूलूंगा। अभी मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा है, पसीना पसीना छूट रहे मेरे। सर का वो फेस मेरे को याद है, क्योंकि सर वो टाइम पे भी मुझे लेके जाते थे। यानी कि उनका फर्स्ट फ्लोर पे घर था, हम लोग जाते थे वहाँ पे, और फिर वो ओनर सर के साथ बात करते थे और मैं बाहर खड़ा रहता था। मैं पूरी बात सुन लेता था और वो जो बोलते थे वो सिर्फ सर को और मुझे पता था। सर नीचे आते आते बोलते थे यार कायदर केला पहले, यानी कि कुछ तो करना चाहिए, हमारा कुछ तो अलग होना चाहिए। वही टाइम पे सर के मम्मी के साथ बात हुई थी और हम लोग टेरेस पे ट्रेनिंग करते थे। और उसके बाद सर के और मम्मी की और डैडी की कुछ बात हुई कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते। फिर उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल, यानी कि जब कोरिया जाते थे सर, वहाँ पे सब देख के आए। फिर यहाँ पे मैट आया, ग्लास आया, जिम आया, इक्विपमेंट आया वैसे। तो वहाँ से उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की। तो मुझे उनकी इमोशनल और ताइक्वांडो की ग्रोथ और फेडरेशन में उनको क्या करना था, ये पूरा वो पूरी जर्नी मैंने देखी है, एकदम क्लोज है। क्योंकि अगर वो कोचिंग दे दे सेंट मीरा कॉलेज में तो मुझे लेके जाते थे, है तो वो गर्ल्स कॉलेज, लेकिन उनके साथ कोई चाहिए तो वो मुझे लेके जाते थे। सेंट फिलिक्स में चल दीपक मेरे साथ, यहाँ पे एग्ज़ाम लेनी जानी है, चल दीपक मेरे साथ। जहाँ भी गए मुझे लेके गए थे वो। तो मुझे वो कैसे है, कौन कब क्या बोलेगा और उस पर सर का क्या रिएक्शन आता था, ये पूरा मुझे पता था। सर की सबसे ज़्यादा डांट मैंने खाई है, सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन मेरे साथ उनके हुए हैं। और जो भी गेम मेरा है, सर कोरिया में कुछ देख के आते थे, सबसे पहला उनका ट्रायल, यानी कि हाँ वो ट्रायल मेरे पे होता था। थोड़े बहुत सिखाते थे और बोलते थे कि अभी सर ने अगर बोल दिया कि ये तुझे फुटवर्क करना है तो हफ्ते भर आफ्टर वार्म अप वही फुटवर्क होता था। मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं होता था कि ये जब तक तू परफेक्ट नहीं होता तो अलग से नहीं जाएगा। फिर वो फुटवर्क होने के बाद फिर उसमें किक ऐड करते थे। वो किक ऐड हो गई, फुटवर्क किक, अभी मुझे फाइट के दौरान तू मार के दिखाएगा। इस तरह की वो ट्रेनिंग देते थे कि ऐसा नहीं है कि अभी तू बैक किक मार के दिखा, नहीं, पहले तू वो स्टेप कर, फिर फुटवर्क कर, फिर वो मार के दिखा, अभी वो फाइट में मार के दिखा। कैसा रिएक्शन उनका था जब फर्स्ट बार आपने नेशनल में मेडल जीता था? सो एक्चुअली पहली बार वो डिसअपॉइंट हुए थे। ओके। मेरी फर्स्ट नेशनल थी विशाखापट्टनम। एक लड़के से मिज़ोरम का एक लड़का था जिसे मैंने बहुत अच्छे से मारा था, यानी कि लिटरली मारा था। महाराष्ट्र टीम बहुत खुश थी कि फेदरवेट में दीपक आया है, आज तक मेडल नहीं आया। मेरे से पहले जो खेला था वो नेशनल खेला था लेकिन मेडल नहीं आया था। तो भास्कर करकेरा सर थे, राहुल सर थे, भंडारी सर थे, ये सबको ऐसा लगा था कि अभी दीपक आया है तो इसके पास वो वैरायटी है किक्स की, वो स्टेट ऑफ मेंटल वो उसका है कि वो मेडल देगा। जैसे मेरे क्वार्टर फाइनल चालू है, मैंने उसको 2 राउंड में बहुत मारा और स्कोर भी ऐसे आ गया कि हाँ ये जीत रहे। तो दूसरे कोर्ट पे श्रद्धा की मैच चल रही थी, श्रद्धा भट्ट की। तो टीम ने क्या सोचा, रही ये तो गया, अभी ये जीत गया। हम लोग क्या करते, श्रद्धा को चेयरअप करने जाते। तो उसकी फाइनल सेमीफाइनल कुश्ती वहाँ पे वो चेयरअप करने निकल गए और मैं और भंडारी सर दोनों ही, सर कोच बैठे थे और मैं अंदर खेल रहा था। जैसे 3rd राउंड हो गया, हम लोग बाहर है, देखता हूँ तो पूरा स्कोर उल्टा और हो गया 4th राउंड, यानी कि वो सुपर 80 राउंड हो गया। तो हम लोग दोनों ऐसे देख रहे, दोनों ने देखा कि रेफरीज ने उसको विन कर दिया। 3rd राउंड वो अच्छा खेला, उसको विन कर दिया और हम लोग दोनों ऐसे, मैं देख रहा हूँ सर कुछ तो बोलेंगे, कुछ हुआ। सर सिर्फ ऐसे बैठे रहे, बोला अभी चलो, बोला सर कुछ तो बोलो, मैं जीता हूँ। सर ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। देख कोर्ट में जो होता है, एक बार डिसीजन दिया, अभी तुझे क्या करना है, अगले साल की तैयारी, बस ये बोल के निकल गए सर। मैं गया, सब गया, पूरी टीम आ गई। फिर
क्या हो गया, मतलब हार गया, ऐसे कैसे हार गया, तो ये सब झगड़ा करने निकल गया अंदर, लेकिन सर नहीं आए। सर ने कभी ऐसा झगड़ा नहीं किया आप लोग? नहीं, कभी भी नहीं। तो मेरे सर बच्चों क्यों हरा दिया? नहीं, सर सिर्फ सोचते थे ऐसे ऐसे हाथ करते थे, वो बोलते चल निकल अभी यहाँ से, खत्म हो गया, यहाँ तक का किस्सा खत्म ना, अभी आगे की तैयारी करो। सर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे कभी, वो वहीं पे ड्रॉप हो जाता था। ऐसा कुछ दीपक सर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जो सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो सर के बारे में, या फिर वो सर आपसे साथ बहुत सारी चीज़ें जैसा आपने बताया शेयर करते थे, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरे दिमाग से वो हॉस्पिटल वाला नहीं जा रहा है आज तक। क्या होता है ना कि प्रशांत सर को मैंने फ़ोन किया था, मुझे पता नहीं था कि सर बीमार है। मेरे एकेडमी के वो तैयारी में मैं लग गया था, मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं था मेरा। मैं सर को फ़ोन किया कि विशाल ने मुझे बताया था कि सर बीमार है और प्रशांत डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। तो कोविड का थोड़ा बढ़ गया था, तो मैंने प्रशांत को फ़ोन किया, बोला नहीं ऐसे ऐसे मांजरी में हॉस्पिटल में वहाँ पे जा रहा हूँ। मैंने उसको बोला भी कि मुझे बता कहाँ पे अच्छा है क्या हॉस्पिटल। बोला अच्छा है, वो फैमिली डॉक्टर ही था। तो वो गए, 2-3 दिन मेरे को लगा कि अभी नॉर्मल हो रहा है, मैं क्योंकि फ़ोन पे बात कर रहा था, सर को फ़ोन नहीं किया था मैंने, क्योंकि वो बीमार है, उनको क्यों फ़ोन करें। तो 3 दिन बाद ऐसे समझ में आया कि सर थोड़ी सी तबीयत डाउन, उनको ऑक्सीजन पे रखा है। तो मैं गया, हमारे जीजू थे और प्रशांत था, मेरे को बोले तू बात करके आ सर के साथ, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं गया ऊपर, बेड पे ऐसे लेटे थे जैसे कि ट्रिप पे आए हुए हैं। अच्छा। तो मैं ऊपर जाके बोल रहा हूँ कि आप ठीक हो? तो उन्होंने इशारा किया ठीक हो। नहीं, नीचे तो बोल रहे आप बात नहीं कर रहे हो, आप कुछ खा नहीं रहे हो। तो बोले नहीं वो पागल है, उनका मत सोच। तो ये अगर ये इंटरेक्शन मेरे से हुआ है उनका, तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, मुझे लगा कि कोविड का वो इतना बज़ हो गया था कि सबको लग रहा था कि कुछ तो हो जाएगा, इसलिए ये फैमिली मेम्बर सब डर गए। तो मैं नीचे आया, मैंने प्रसन्न को बोला भी अरे वो तो नॉर्मल है, वो पैर के ऊपर पैर रख के बैठे थे ऐसे, और हाँ वो मशीन की थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी ज़्यादा। तो वो बोला नहीं वो थोड़ा सा डर गए थे। बोला नहीं अभी नॉर्मली मेरे से इशारों में बात की है, अभी कुछ नहीं, ठीक है। फिर वो 2-3 दिन हम वहीं पे लगे रहे कि कुछ इंजेक्शन चाहिए थे, कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, वो हम लोगों ने किया मैनेज वहाँ पे। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हॉस्पिटल हम लोग चेंज कर दे, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा था कुछ भी उनमें, जो जहाँ थे वही थे। तो हम नितिन खत्री से बात किए, बापू मानकर से बात की, हम लोगों ने बेड अरेंज किए, हमने हॉस्पिटल चेंज किया। जब हॉस्पिटल ले भी जा रहे थे, आपको यकीन नहीं होगा कि वो एम्बुलेंस में भी ऐसे बैठे थे जैसे कि वो ट्रिप पे आए हैं, एकदम नॉर्मल बैठे हुए थे, पैर पे पैर डाल के। हमारे महेंद्र सर उनके साथ बात कर रहे थे, वो इशारों में उनके साथ बात कर रहे थे। बोला ठीक है। मुझे लगा कि थोड़ा सा उन पर प्रेशर है, डर गए हैं, लेकिन एक 3-4 दिन में वो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन उसके 2 या 3 दिन के बाद रात को मुझे सर की बहन है, बड़ी बहन, उनके लड़के का फ़ोन आया, मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे थे, और मैं सो रहा था। जैसे उसका फ़ोन बजा, मैं थोड़ा सा डर गया। बोला क्या हो गया? तो बोला सर मामा ऐसा हुआ है, आप प्लीज़ जल्दी हॉस्पिटल जाइए, कुछ तो हुआ है, कोई बता नहीं रहा। तो एक्चुअली मेरी वहाँ पे फट गई थी, कोई बता नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। तो मैंने इसको फ़ोन किया प्रशांत को, और प्रशांत ने फ़ोन नहीं उठाया। सो आई थॉट कि ये वहीं पे गए हैं। फिर हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग निकले, मैंने उसको घर पे छोड़ा और फिर मैं यहाँ पे गया, हॉस्पिटल में गया। तब तक तो वो लोग बोल चुके थे कि नहीं है। तो मैं ऊपर गया, देखा कि वो कंडीशन अभी भी आँखों के सामने है ना, जो हम लोग बोलते हैं। क्योंकि जब मैं छोटा था, 3rd में था, तब के भंडारी सर, और जब मैं अभी बेड पे लेटे हुए भंडारी सर देख रहा हूँ, तो मेरे को आज भी ये फील होता है कि नहीं यार, कि पॉसिबल ही नहीं है। कुछ महीनों पहले जो आदमी टॉवेल पे था, एक छोटे बच्चे को कार वाले जस्ट स्लाइटली धक्का दिया, सर को गुस्सा आया, सर भागते भागते गए और उसका ग्लास तोड़ दिया था कार का। अगर इतना पावरफुल आदमी, इतना इम्यून आदमी है, तो वो कोविड के डर के वजह से अटैक आना और फिर उनका जाना, ये मुझे हजम नहीं हो रहा था। तो वो कुछ दिन तो बहुत हमारे तकलीफ में गए, लेकिन अभी जो है वो है, एक्सेप्ट करना चाहिए। आज भी हमें यहाँ पे क्लास में खड़ा हूँ मैं, ऐसे लगता है कि नहीं सर वहाँ पे ऑफिस में बैठे हो के आवाज़ दे गया अभी कि यार बस हो गया, चलो अभी घर जाओ। फिर अभी क्या है कि नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें अभी अपने हाथ में नहीं है। मेरे डैड, मैं जब 2.5 साल का था तब गुजर गए थे, और हमारे पास
हमारे घर में लेडीज़ ही ज़्यादा है, मम्मी, मम्मी के बहन, फिर ये सब लोग। तो जब भंडारी सर हमारे लाइफ में आए ना, तो बहुत से चेंजेस हमारे फैमिली में भी हुए कि बच्चों को सही राह पे लेके जाना, बच्चों को ये करना चाहिए। बच्चे ने 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहिए, दीपक ने उसके बाद बीपीएड करना चाहिए, दीपक ने नेशनल में क्या करना चाहिए, दीपक का नेशनल का खर्चा कौन करेगा, दीपक को कहाँ ले जाना है, ये पूरा भंडारी सर करते थे। लाइफ को पूरा गाइड किया। गाइड बस भंडारी सर ने किया। जब मेरे फादर ही नहीं है, भाई हम सब लोग, भाई हम मेरे एज की ही है, 1 साल बड़ा 2 साल बड़ा, उनको क्या समझता था। तो वो सब भंडारी सर की मम्मी, इन दोनों ने हमारे घर पे बहुत उनका इन्फ्लुएंस रहा है कि ये घर आगे कैसे आएगा। हम लोग अलग है, भंडारी सर अलग है, जस्ट एक क्लास की वजह से, ताइक्वांडो की वजह से हम लोग एक साथ आए और हमारा इतना ग्रोथ हुआ, आज इतना नाम है हमारा, इतना इज्जत है, सब भंडारी सर की वजह से। दीपक सर, भंडारी सर हमारे साथ आज नहीं है, तो ऐसा कुछ आप या फिर आपकी एकेडमी क्या कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि एटलीस्ट आज वो हमारे साथ नहीं है लेकिन उनका सपना है, उस सपने को हम जिंदा रखें, उनके नाम को हम जिंदा रखें, तो ऐसा कुछ है जो आप सोच रहे हो? बिल्कुल, हम लोग अभी तो यही सोच रहे हैं कि जिस तरह से सर ने एकेडमी चलाई है, जिस तरह हम सबको उन्होंने ऊपर लेके आए, हमें हेल्प की उन्होंने, हम भी चाहते हैं कि उन्हीं के नाम से, उन्हीं की जैसे वो कर देते, हम लोग भी कुछ लोग को हेल्प करें, उनको करियर में हेल्प करें, उनको ऊपर लेके आए। हम ये चाहते हैं पर्सनली, मैं और प्रशांत, हम लोग सीनियर्स जो है, हम लोग ये चाहते हैं कि सर का नाम हर एक के दिल में वैसे ही रहना चाहिए। हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे, इवेंट्स लेंगे या कुछ किसी को नहीं, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है उनको पता चले कि भंडारी सर कौन है। एग्जैक्टली यही हमारा अभी प्रयास रहेगा। अभी फ़िलहाल तो हमें थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, सर बहुत इजीली चलाते थे, लेकिन हम लोग अब सब इकट्ठा होके सब गैदर कर रहे हैं कि सबको कैसे एक साथ लाए, सर के क्या कॉन्टैक्ट्स थे, सर कैसे काम करते थे, ये सब हम लोग अभी सीख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सर की तरह हम भी होरंगी ताइक्वांडो एकेडमी ऐसे ही ऊपर लेके जाए, और जिससे सर का नाम सबके सामने, सबके साथ, सबके दिल में जैसा आपने बोला, जैसा चाहिए, जैसे थे वैसे ही रहे, और वो नाम जो है, जो वो सालों साल वैसे ही रहे जैसे आज तक था। बिल्कुल। कुछ और स्टूडेंट्स हैं भंडारी सर के, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था सर के साथ, क्या यादें हैं सर के साथ। तो चलिए हम उनको बुलाते हैं। अभी हमारे साथ भंडारी सर के 3 और यंग एथलीट हैं, यहाँ पे हरीश, प्रेम और अमित, ये तीनों नेशनल मेडलिस्ट हैं, इन्होंने नेशनल खेला हुआ है। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका क्या एक्सपीरियंस था सर के साथ, आपकी क्या बॉन्डिंग थी सर के साथ। सबसे पहले मैं बात करूँगा अमित आपसे। अमित काफ़ी अच्छे सब जूनियर और जो इसके कैडेट के काफ़ी अच्छे एथलीट रह चुके हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं। सो अमित, एक चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हो सर के बारे में। वो मोस्टली हम लोग हमेशा बहुत सारे फाइट्स खेलते थे, एज अ बहुत सीनियर प्लेयर थे पहले से, तो हम हमेशा आदत थी मैच जीत के आने की। तो एंडिंग मोमेंट जब स्कूल गेम्स के एंडिंग मोमेंट थे, जब मैं 10th और 11th में था, तो 11th का एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे मतलब 19-20 से मैं मैच हार गया था। तो सर को वीडियो वगैरह दिखाया था, पर वो सर क्या बोलते थे कि ये सब कुछ नहीं, तू खेलना ही ऐसा चाहिए कि वो चांस ही नहीं रहना चाहिए, मैच ऐसा खेलो कि नॉकआउट ही मार दो या वन साइडेड, 19-20 का होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। तो सर ने वही कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग भी ऐसे लेते थे, एक्सट्रीम लेते थे, और सपोर्ट भी करते थे, एक्सट्रीमली सपोर्ट करते थे। तो ऐसे उनका यही था कि पूरा झोंक देते थे अपने आप को ट्रेनिंग के साथ भी, तो वो सपोर्ट उनका बहुत अच्छा था। ऐसे हरीश, आपसे बात करेंगे, ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहते हो सर के बारे में। सर का ये था कि मेरा एक डॉक्यूमेंट गुम गया था, स्टेट का डॉक्यूमेंट था, गुम गया था। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो डॉक्यूमेंट कैसा लाना है, क्या करूँ मैं। मेरे दोस्त ने बोला कि सर के पास से जा, तेरा काम हो जाएगा। मैंने सर को बताया कि वो सर ऐसा प्रॉब्लम है। सर ने फिर एक नंबर दिया, फिर उससे मुझे वो डॉक्यूमेंट मिला। फिर सर ने बोला, सर का एक ही था, तुला काय लागलं मला फोन कर, इसका हिंदी में तुझे कुछ लगा, कुछ मदद होगी, मुझे फ़ोन कर, तेरा काम हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। ये मोटिवेट सर करते थे ना, तो उसके वजह से वो डॉक्यूमेंट भी मिला, और सर की वजह से अभी मैं इधर खड़ा हूँ। सर की वजह बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। प्रेम,
आपकी क्या कहानी है, कैसे फर्स्ट आपका इंटरेक्शन सर से हुआ, कैसे आप सर के अंडर आए और आज आप इतने अच्छे एथलीट बने हो, अभी आप कोचिंग कर रहे हो? एक्चुअली 2010 में जो ये अमित कुंदन सारे चीज़ें मेरे फ्रेंड्स थे, हम लोग ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने के लिए मिला करते थे। ओके। तब कौन सा तो इनका मैच हो गया था, तो इनका एक पोस्टर लगा था मुंडवा सिग्नल पे। ओह। तो तब से ये देख के मुझे इंटरेस्ट है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो तब यहाँ पे सर थे, थोपटे सर तब कोचिंग करते थे, तो उनके अंडर मैंने स्टार्ट किया। तो हमारा 5 जन का ग्रुप था, ऋतिक और एक था रंजीत और अमित कुंदन और मैं 5वां। तो जहाँ भी जाते थे हम तीनों, तो हम 5 जन तो ये चारों को मेडल लगते थे, लेकिन मुझे मेडल नहीं लगता था। ओके। गेम अच्छे होने के कारण बावजूद भी मुझे मेडल नहीं, कौन सा तीनों में से एक भी मेडल नहीं लगता। तो 2012 में शायद दिसंबर में एक लोकल मैच हुई थी, वहाँ पे मैं फर्स्ट राउंड में हार गया था। तो सर ने उन गेम ऑब्जर्व किया था, तो उसके बाद सर ने मेरी 2 महीने प्रैक्टिस ले ली, एक दोलियो और बैकी। ये दोनों चीज़ें 2 महीने ली, एक दोलियो 1 महीने के लिए, बैकी के 1 महीने के लिए। उसके बाद जो परफेक्ट हो, दोलियो बैकी कितने परफेक्ट हो गए, फाइट में हर फाइट में वही चीज़ें यूज़ करता हूँ। उसके बाद ना अभी तक जितने भी सारे मैच खेले, कौन सा तो मेडल लगा ही है हम। तो उसके बाद और एक इंसिडेंट था, लास्ट मेरा फर्स्ट स्कूल गेम था सीनियर में, 11th में था मैं। तो फाइनल राउंड था मेरा नीरज चौधरी का था। ओह। हाँ, तो वो बहुत बड़ा प्रो प्लेयर था तब उस वक्त। तो उसके साथ मेरा फाइनल में थोड़ा डर ही गया था। तो इन तीनों ने मुझे करेज किया था, कुछ नहीं, खेलेगा तो खेलेगा। तो मैंने पहला राउंड 0-0 से किया था, सेकेंड राउंड 2-2, तो थर्ड राउंड हुआ था उसके और मेरे बीच में। तो थर्ड राउंड में लास्ट 10 सेकंड में उसकी एक मुझे चगी लगी और मेरी 3 स्टेप लगी। तो सर को इन्होंने बताया कि नीरज चौधरी के साथ फाइट था तो हार गया। तो सर ने बोला कि नाम सुन के क्यों डर गया, सामने कोई भी है, अपना फंडा इतना है, कोई भी हो नॉकआउट मारेगा तो जीतेगा, सिंपल ही ना, चीटिंग होगी या कुछ हो। हाँ, तो वो कुछ नहीं किया। मतलब नॉकआउट मार दोगे तो चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है फिर। सर हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन से बात करते थे। जब आप लोगों को ये पता चला कि सर हमारे बीच में नहीं है, कैसा रिएक्शन था? बिलीव हुआ आपको? एक्चुअली गुड़ी पाड़वा था, तो हिंदुओं का मतलब नया साल रहता था। एंड हम लोग साउथ इंडियन फैमिली से रिगार्ड करते, तो हमारे में थोड़े फेस्टिवल के ये चल रहे थे। तो सुबह मॉर्निंग शायद 4:30 या उसके करीब दीपक सर का हमें कॉल आया था कि ऐसा ऐसा हुआ है सर का, सर नहीं रहे हम। तो हमारे घर वाले भी इतने शॉक हो गए, लाइक वो फेस्टिवल ही पूरा हम लोग घर वाले सब कैंसिल कर दिए, लाइक सब लोग इमोशनल हो गए थे, तो उसकी वजह से। चलिए, सो ये सर के एथलीट्स हैं और जो भी हुआ बहुत दुखद है कि आज भंडारी सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उन्होंने, अगर मैं ताइक्वांडो की बात करूं, वो जो करके गए हैं, यहाँ से चीज़ें हमें कैरी फॉरवर्ड करनी है। यहाँ से उनका जो सपना था कि ताइक्वांडो को एक ऐसे लेवल पे लेके जाना जहाँ पे एथलीट्स की रिस्पेक्ट हो, कोचेस की रिस्पेक्ट हो और ताइक्वांडो को एक अलग नज़रिए से देखा जाए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो उनका सपना है उस सपने को हम जिंदा रखें और ताइक्वांडो को उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पे हमारे एथलीट्स को और पूरा जो कम्युनिटी है हमारी, उस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट मिले। तो सर जब ऊपर से देखेंगे तो उनको प्राउड फील होगा उस चीज़ का। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका जो सपना है उस सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।